हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 4, जिसमें प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो हमारी चली हुई है। और आज का इसमें टॉपिक जो है वो है हमारे पास एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है उसका हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इसमें एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि इस मेथड के अंदर अगर हम देखते हैं कि जो इनकम और जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो किस टाइम, जैसे कि कैश बेसिस के अंदर जिस टाइम उनका भुगतान और जो प्राप्त होती थी कैश में उस टाइम उनका रिकॉर्ड रखा जाता था। लेकिन इसके अंदर क्या है, कोई भी इनकम, अगर इनकम हमें अर्न होती है, अक्रूड होती है, तो उस अवस्था में हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं, चाहे वो हमें प्राप्त ना हुई। यानी कि यहाँ पर इनकम अक्रूड जिस पीरियड में होगी उसी समय की वो इनकम मानी जाएगी, न कि जिस समय वो प्राप्त होती है उस समय की इनकम मानी जाएगी। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि जो एक्सपेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड में तभी उसी समय हो जाते हैं जब वो इनकर्ड होते हैं, घटित होते हैं, न कि जिस समय हमने उनका भुगतान करना हो। तो यहाँ पर गाइस की हमें बात रखनी है कि अक्रूड बेसिस मेथड पे, अक्रूड बेसिस मेथड के अंदर जो इनकम जो अर्न होती है वो इनकर्ड होती है, जो घटित होती है, जनरेट होती है, उसी पीरियड में उसका रिकॉर्ड हम अकाउंटिंग में रखेंगे। और जो एक्सपेंसेस जिस पीरियड के अंदर जो इनकर्ड होते हैं, जिन पीरियड के अंदर वो ड्यू होते हैं, उसी टाइम उनको क्या है कि हमने का उसमें रिकॉर्ड में मेंटेन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पे हमने देखें तो जैसे कि क्रेडिट सेल है, जो क्रेडिट सेल जिस पीरियड में की जाती है वो उसी पीरियड की टोटल सेल के अंदर शामिल की जाती है। अगर 2017 में अगर आपने सेल की है तो वो 2017 के पीरियड में ही हमने कंसिडर की जाएगी क्रेडिट सेल, न कि जिस टाइम उसका पैसा मिलता है, कैश प्राप्त होता है, उस टाइम की सेल मानी जाएगी। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल खर्चे की अगर हम बात करें तो उदाहरण के रूप में अगर लैंड लॉर्ड को हमने किया है कि रेंट ड्यू हो जाता है, लैंडलॉर्ड का रेंट ड्यू होता है तो वो उसी पीरियड का क्या है कि रेंट माना जाएगा, न कि जिस टाइम उसका भुगतान किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्रुअल बेसिस के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो एक पर्टिकुलर पीरियड का क्या है, एक रिजल्ट है। एक्रुअल बेसिस के ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है, जो लॉस आ रहा है, वो उस पीरियड का एक रिजल्ट है। एक्चुअल के अंदर इसके बेस पर मैचिंग करना इनकम और एक्सपेंडिचर में, जो मैच करके ये रिजल्ट आता है कि ये प्रॉफिट ज्यादा है या ये लॉस ज्यादा है, तो इसे हम एक रिजल्ट के रूप में भी देखते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें इससे ये निकल के आता है कि जो एक्रुअल बेसिस जो हमारी अकाउंटिंग है उसके अंदर जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड जो एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो पीरियड खत्म हो गया उससे संबंधित कोई एक्सपेंसेस जो है पेंडिंग रह जाता है उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो उस पीरियड के अंदर आगे के लिए जो हमने भुगतान कर दिया उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस के रूप से जानते हैं। तो इनका जिसमें अक्रूड इनकम, वो इनकम जो अर्जित कर ली हमने, जो प्राप्त नहीं हुई है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई इनकम हमने एडवांस में हमें प्राप्त हुई है कमीशन के रूप में, तो उन सभी को हम एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग के अंदर शामिल करेंगे। दूसरी बात गाइस यहाँ पर ये जो समझने वाली है कि अंडर कंपनी एक्ट 2013 जो हमें ये कहता है कि सभी जो कंपनियां हैं, जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास कैश बेसिस अकाउंटिंग जो मेथड है वो
जो प्रोफेशनल जो है बिजनेस के अंदर, जैसे लॉयर्स का हुआ, डॉक्टर का हुआ, उनके अंदर इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि सभी तरह की कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है चाहे वो पब्लिक कंपनी है, सभी को अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग अपनानी पड़ेगी। इसके साथ साथ ऐसा क्यों कहा गया है कि इसके कुछ एडवांटेजेस है। नंबर एक तो ये जो सिस्टम है वो डिस्क्लोज करता है ट्रू प्रॉफिट और लॉस की पिक्चर को, इसमें सामने लेके आता है एक पर्टिकुलर पीरियड की को। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा पर मैचिंग प्रिंसिपल का जो सिद्धांत है उसे फॉलो करता है अकाउंटिंग सिस्टम। और थर्ड जो है, इसके अंदर जो कंसिस्टेंसी जो आती है एक डिफरेंट पीरियड के, अगर हम पोजीशंस को देखते हैं, उनके प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, तो उन डिफरेंट पीरियड के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें क्या है कि कंसिस्टेंसी आती है, उसमें स्थिरता आती है, उसको यानी कि उसके अंदर वही सेम प्रोसेस उसके अंदर अडॉप्ट किया जाता है, तो इसलिए उनके ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस भी माने जा सकते हैं। फोर्थ चीज है, ये जो मेथड जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के से रिकॉग्नाइज्ड है, इसे मतलब कि अलाउ किया गया हुआ है। लेकिन जो चीज़ है गाइस, जिसके एडवांटेजेस होंगे उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो डिसएडवांटेज के ऊपर अगर हम फोकस करें तो ये जो मेथड है ये इतना सिंपल नहीं है जितना कि जो हमारे पास कैश बेसिस अकाउंटिंग मेथड है वो सिंपल था। दूसरा, यहाँ पर जो है एस्टिमेट्स, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें मान के चलना पड़ता है, और कुछ यानी कि कुछ जो हमें पर्सनल जो अपना जजमेंट लेना पड़ता है उसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक है कि डिफरेंट हो सकता है। इसके साथ ही गाइस जो थर्ड मेथड जो आता है मिक्स मेथड, वो दोनों मेथड्स को मिला के जो है वो उसको तैयार किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास कैश बेसिस मेथड है उसमें इनकम और एसेट्स को रिकॉर्ड कर रखा जाता है, जबकि जो एक्रुअल बेसिस मेथड के अंदर क्या है एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज है उसे भी कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन गाइस जब इनकम जो मेथड है, कैश बेसिस जो मेथड है, उस मेथड को प्रोफेशनल लॉयर्स और दूसरे जो है डॉक्टर्स आदि वो उसको यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पर आउटस्टैंडिंग को जो है कंसीडर नहीं किया जाता, जो कि हमने एक्सपेंसेस हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ, उनको कंसीडर नहीं किया जाता। तो इसमें कोर्ट की जजमेंट से जो मिक्स्ड मेथड, जिसको हाइब्रिड मेथड भी कहते हैं, इसके अंदर जो पार्टीज है उस मेथड को, मिक्स मेथड को अपनाती है, तो जो है वो अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकती है, इसलिए उसे भी मान्यता प्राप्त है। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि आपने ये जो है मेथड जो है वो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।